तो कैसे हैं बच्चों? नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग सब? चलिए देख लेते हैं जरा एक बार कौन कौन जुड़ चुके हैं। तो चैट रूम में आ जाइए सब लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से आप मुझे बताइए, एम आई लाइव, ऑडिबल, विजिबल? कोई इशू इसमें? तो अगर, क्योंकि एक या दो दिन पूछना पड़ेगा मुझे कि कोई इशू तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मैं भी पूछ ही रहा हूं बीच में, एक बार हाय हेलो बोलो ताकि पता चल जाए बच्चों। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि मुझे 3 जगह ध्यान देना है। कैमरे पे देखना है, ओबीएस देखना है और आपकी चैट भी पढ़नी है इधर। तो फटाफट से आप मुझे बताएं, एम आई लाइव? तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की थी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। आज अपन का जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो कंसंट्रेशन टर्म्स के इर्द गिर्द घूमेगा। हम सिर्फ वही कंसंट्रेशन टर्म्स बात करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मेलिटी यहां पे पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं, तो उसको पढ़ाने का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है। नॉर्मेलिटी किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। पूरे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी नॉर्मेलिटी नाम की टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है? परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं लिख के पढ़ाऊंगा। आप में से कई के साथ मेरा फीडबैक, जो कई ने मेरे साथ ये फीडबैक शेयर किया कि सर आप लिख के पढ़ाइएगा। तो देख लेते हैं जरा एक बार, आप लोग लिख के, मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग कावेरी, वेरी गुड इवनिंग अक्षत, कावेरी, ठीक है, अभिनव, पीयूष। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैंने कल खत्म किया था। सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपके साथ बात की है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे पास कौन कौन से हैं बच्चों, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस हैं क्या क्या। तो लिक्विड सॉल्यूशन कौन से हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, कैसे हम इन्हें टैकल करते हैं, सारी चीजें आपके सामने अभी आने वाली हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है हमारे पास, सीधी सी बात है बच्चों कि सॉल्वेंट क्या है यहां पर, सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो यहां पे याद रखिएगा, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ऐसे सॉल्यूशंस को ही लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब थोड़ा क्रिस्प, मतलब एकदम से क्विक डिस्कशन कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास 3 लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक ही बात कर लेते हैं। हमारे पास एक लिक्विड, लिक्विड के अंदर मैंने सॉलिड डाला और क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। लिक्विड के अंदर मैंने सॉलिड डाला और क्या बना दिया? लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। तो इजी बात है बिल्कुल। यानी हमने क्या किया है, हमने एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को डिसॉल्व करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये लिक्विड और ये सॉलिड, ये दोनों एक दूसरे के अंदर अगर घुल रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, आप लोगों को ये बात तो बिल्कुल क्लियरली पता है कि इस पूरी रिएक्शन के लिए अगर ये घुल रहा है, इसका मतलब इट हैज अ नेचुरल अर्ज टू अकर, स्पॉन्टेनियस है मतलब। यानी यहां पर हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि इसके लिए ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन तभी बनेगा जब फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। बात क्लियर है ना बिल्कुल। अगर ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर डालने पे नहीं घुलता तो ये सस्पेंशन होता, सस्पेंशन होता तो डेल जी क्या होता है यहां पे? पॉजिटिव होता। इजी बात है। सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? फिजिबल है। अगर प्रोसेस फिजिबल है तो आंखें बंद करके आप बोल सकते हो कि डेल जी यहां पर क्या है? नेगेटिव है। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बड़ा काम आएंगे। एनसीईआरटी के बाहर जाना पड़ता है कई बार हमें। अब देखो, एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉमन सेंस यूज करो। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात भी हमें पता चल गई। देखो, 2 बातें बिल्कुल स्लो लिखिएगा, आपको कोई बात समझ में नहीं आए, कावेरी बताइए मुझे जल्दी से। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना कि अगर एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि फिजिबल है प्रोसेस। अगर फिजिबल हो गया प्रोसेस तो यहां पे डेल जी नेगेटिव है, डेल जी नेगेटिव है और एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि सॉलिड में क्या था बच्चों? वॉल्यूम
फिक्स था, शेप फिक्स थी। यहां पर क्या हो गया, यहां पे सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया, शेप क्या है, वेरिएबल हो गई। इसका मतलब रैंडमनेस आ गई तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। लिक्विड की ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। कॉमन सेंस से बात बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करेंगे। देखो बहुत आसानी से आप लोग ये छोटी छोटी बातें समझ सकते हो। अब एक सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डाला है, तो सॉलिड पे जरा एक बार फोकस करो, यहां पे फोकस करो आप। ये सॉलिड पे, कोई भी सॉलिड अगर आप पानी के अंदर पत्थर डालते क्यों नहीं घुलता है भाई, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है। आप डिस्प्रिन डालोगे सीधे घुल जाएगी, क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पे सॉलिड के लिए आप क्या देखोगे, सॉलिड के लिए याद रखिएगा लैटिस एनर्जी यहां पर याद रखना है मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या बनाएगा, तो सॉल्यूशन बनाएगा। तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आएगी, 0th लेवल से स्टार्ट किया है लेकिन आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां से देखिए, अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन फॉर्मेशन। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास सस्पेंशन आ जाएगा। ये बात याद रखनी है, ये छोटी सी बात है जो आप लोगों के दिमाग में होनी जरूरी है कि यहां पर सारा का सारा खेल लैटिस एनर्जी का है। तो सॉलिड जब भी लिक्विड के अंदर डालेंगे और लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या रही होगी, हाइड्रेशन एनर्जी से कम। हाइड्रेशन का मतलब इस सॉलिड के हाइड्रेशन से जितनी एनर्जी निकलेगी, अगर वो इसके लैटिस को तोड़ने के लिए सफिशिएंट है तो ये घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। क्लियर बात बिल्कुल। आप हॉट वाटर लीजिए, शुगर डालते ही घुल जाएगी। आप चिल्ड वाटर लीजिए, शुगर डालते ही बिल्कुल नहीं घुलेगी। क्यों, क्योंकि चिल्ड वाटर में हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर ले रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे ले रहे हो, हाई टेम्परेचर पे ले रहे हो तो डिसोल्यूशन क्या होता है, एंडोथर्मिक है ये शुगर का। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे लेके चल रहे हो, फील कीजिएगा इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जेई के लिए जब हम तैयारी करते हैं एनसीईआरटी को डिकोड करना इसे कहते हैं। एनसीईआरटी में तो सीधे लिख दिया है ये, लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर याद रखिएगा कि कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर अगर घुल रहा है, अब देखो यहां से अगर एक सॉलिड एक लिक्विड के अंदर घुल रहा है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारे पास, हमें साफ साफ पता है कि यहां पर हमारे पास एंथैल्पी क्या हो सकती है, एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर ये एक्सोथर्मिक हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम घुलेगा जैसे कि लिथियम सल्फेट, और अगर ये एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा घुलेगा जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर देखिएगा एग्जांपल ले लो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है KNO3, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिथियम सल्फेट Li2SO4। तो ये आप देखो कितनी डेप्थ है। अगर मैं इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूं, बच्चों पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि लेक्चर अभी आप नन्हे मुन्ने हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हवाई जहाज भी उड़ने से पहले रनवे पे कुछ किलोमीटर दौड़ता है, एक सर्टेन स्पीड के बाद उड़ना शुरू करेंगे अपन। तो पहले एक सर्टेन स्पीड, ताकि थ्रस्ट डेवलप हो पाए, उसके लिए एक सर्टेन स्पीड की जरूरत पड़ेगी हमें। बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर याद रखना है। अब देखो अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन घुल रहा है तो आप प्लीज नोट करें मेरे साथ में, यहां पर अगर मैं क्या ले लूं, यहां पर मैंने लिया बच्चों, इधर देखिएगा, यहां पे मैंने लिया टेम्परेचर, यहां पे मैंने क्या लिया, टेम्परेचर ले लिया, ठीक है सर, ले सकते हो आप। यहां पे मैंने क्या ले लिया, सॉल्युबिलिटी ले ली, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ लिथियम सल्फेट की कैसे वेरी करेगी, ऐसे जाएगा। लिथियम सल्फेट भाई साहब तो ऐसे जाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। आप देखो जरा एक बार NaCl KCl की कैसे जाएगी सॉल्युबिलिटी, KCl की सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे चली जाती है। अगर आप KNO3 लेके चलोगे तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे चली जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। KNO3 और भी फास्ट मूव करता है। अगर आप NaCl के लिए लेके चल रहे हो तो NaCl के लिए सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे जाती है। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, ये हमारे पास NaCl की सॉल्युबिलिटी है, मतलब बहुत कम फर्क पड़ता है। तो ये ग्राफ आपको कैसे पता, याद करना पड़ेगा।
कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये बच्चों डेटा बेस्ड है और डेटा बेस्ड चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। तो एक दो बार बना के देखोगे तो आपके दिमाग में इंप्रिंट क्रिएट हो जाएगा कि KNO3 पानी में डालते ही पानी को ठंडा कर देगा, जबकि Li2SO4 पानी में डालेंगे तो पानी को गर्म कर देगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है उसका डिसोल्यूशन, राइट। तो यहां पे याद रखना है। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड भी और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो शुरुआत में तो क्या हो, शुरुआत में जो एंडोथर्मिक हो और बाद में एक्सोथर्मिक हो जाए, जैसे कि हमारे पास ग्लाउबर सॉल्ट। ग्लाउबर सॉल्ट क्या होता है, Na2SO4.10H2O। ये क्या काम करता है, ये शुरुआत में तो क्या होगा, जब तक वाटर यहां से क्या हो रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, तब तक तो एंडोथर्मिक रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। 32 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, उसके बाद ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। देखो कितनी मजेदार है, और जितनी चाहे इसमें डिटेल आप पढ़ सकते हो, जेई में कोई लिमिट नहीं होती है, याद रखिएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे लेवल को भी बढ़ाएंगे। फिलहाल आप देखो, एक चीज आप नोट कीजिएगा, यहां पर याद रखना है, जिसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमारे पास डेलएच पॉजिटिव आ जाए, अगर आपको किसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में मैं दे दूं, डीपीपी में डालूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर ये है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हमारे पास डेलएच नेगेटिव हो जाए तो सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी सॉल्युबिलिटी का सारा ये क्या है बच्चों, खेला है। खेला तभी होगा जब आप छोटी छोटी बातों पे फोकस करोगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, डेलएच पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारे पास, सॉल्युबिलिटी हमारे पास यहां पर देखिएगा ये रहा, और डेलएच नेगेटिव है तो सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे आएगी। इजी बात बिल्कुल। एक चीज और भी याद रखना है, जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे तेजी से बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने पे तेजी से घटेगी, तो ऐसे सॉलिड को हमेशा क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई करते हैं। नोट कीजिएगा, द सॉलिड विच इज हाईली एंडोथर्मिक है ना, when dissolved in water it absorbs huge amount of heat, is the best solid to be purified using recrystallization। तो याद रखिएगा, दो सॉलिड्स विच हैव, यानी ऐसे सॉलिड जिनके लिए डेलएच क्या होता है, पॉजिटिव, दे आर बेस्ट प्योरिफाइड, दे आर क्या होगा बच्चों यहां पर, बेस्ट प्योरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन से इन्हें आप क्या कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो। ये बात नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि KCl, KNO3 एटसेट्रा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आप देखो कितना मजेदार है, एनसीईआरटी में जिस एक लाइन को लिख के छोड़ दिया गया है, उस एक लाइन को एक्सप्लेन करने में मुझे यहां पर 10 से 15 मिनट लगे हैं। दिस इज हाउ इट इज। बस यही कंपटीशन है। जब आपको कोई चीज आपके सामने आए तो आपने उसको बाल की खाल निकाल के देखना है, चीजों को आपने क्या एक्सपेंड करके देखना है, एक्सपेंडेड व्यू में देखिए, तो आपको उसके अंदर की चीजें समझ में आएंगी कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। और अभी दूसरा लेक्चर है, तो आप सोचिए, अभी हम सिर्फ दूसरे लेक्चर पे हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दोस थिंग्स विच आर हिडन इन एनसीईआरटी। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। नोट्स प्रॉपर्ली बनाते जाइएगा, ये नोट्स भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमने बात की है हमारे पास, अब बी पॉइंट पे आ जाते हैं। बी पॉइंट में हमारे पास क्या हो सकता है, बी पॉइंट में हमारे पास क्या हो सकता है, एक लिक्विड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लिक्विड के अंदर मैंने लिक्विड डाला और क्या बना दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। तो यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, यहां पे ड्राइविंग फोर्स होगा इंटर पार्टिकल फोर्सेस। जो ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स क्या करेगा, यानी यहां पर हमारे पास, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार चीज है। यहां पर ये कब बनेगा, देखो जरा एक बार, यहां पर हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन। आप किसी चीज के पास कब जाओगे, जब अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज ऐसे क्यों जाओगे, देयर शुड बी सम रीजन ना, लॉजिकल बात करेंगे अपन। तो यहां पर देखो, अगर मैंने वाटर लिया है तो वाटर मैंने लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया इथाइल अल्कोहल। आप ध्यान से देखो, ये मैंने लिया वाटर और ये लिया मैंने इथाइल अल्कोहल। तो आप नोटिस करो यहां पर क्या होगा, ये दोनों लिक्विड लिक्विड है, घुल जाएंगे, क्या बना देंगे, सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्यूशन बन जाएगा, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ है। इजी पीजी बात है बिल्कुल। मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार अग्रवाल बताइएगा मुझे, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए पीयूष, प्लीज शेयर,
बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हाउ वुड आई नो। इस चैट बॉक्स का फायदा क्या है, ठीक है, मुझे 3 जगह जो मैं ध्यान दे रहा हूं, इसका फायदा क्या होगा? ये फायदा तभी है जब आप शेयर करें कि सर यहां पे प्रॉब्लम है, इसका आप प्लीज बताइए, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखो, इसके बीच में आपने एक चीज नोटिस की, इस चीज को आप नोटिस करो जरा एक बार, ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा आपके। ये नोटिस करो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन चेन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी होगी, नॉन पोलर चेन है, पानी को रिपेल करेगी, रिपेल करेगी, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे इसे? ये क्या है? वाटर हीटिंग। क्या है ये? वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग का मतलब है हाइड्रोफोबिक। वाटर हीटिंग का मतलब क्या बोलते हैं? इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन, हाइड्रोफोबिक। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोफोबिक यूज करेंगे। तो ये हाइड्रोफोबिक है। जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल तो पानी में घुलेगा, प्रोपाइल अल्कोहल इससे थोड़ा कम घुलेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल और कम घुलेगा, पेंटाइल बहुत ही कम घुलेगा, हेक्साइल घुलेगा ही नहीं। क्यों? लिमिट क्रॉस कर गया। इसका रिपल्शन यानी इसकी जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इसकी जो रिपल्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अट्रैक्शन को डोमिनेट कर जाएगी। डोमिनेट कर जाएगी तो घुलेगा ही नहीं। घुलेगा नहीं तो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि ये छोटी छोटी चीजें आपने समझ में आ रही है। अब याद रखिएगा, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया, तो यहां पर बच्चों याद रखिएगा ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मिक्स हो रहे हैं तो डेल्जी मिक्सिंग, अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा? मिक्सिंग होगी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ये बात याद रखिएगा। और अगर यहां पर हमारे पास गलती से भी डेल्जी पॉजिटिव हो गई, इस कंडीशन में नोट कर लेना कि इमिसिबल लिक्विड्स हो जाएंगे, जैसे पानी प्लस ऑयल। तो ये याद रखिएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? इमिसिबल। इमिसिबल, ये बात आपने नोट कर लेनी है। यानी इस केस में ये एक दूसरे के अलग अलग लेयर बनाएंगे। पानी के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालोगे, अलग अलग लेयर बन जाएगी। पानी के अंदर आप ऑयल डाल दीजिए, अलग अलग लेयर बन जाएगी। पानी के अंदर आप मोबिल ऑयल डाल दीजिए, अलग अलग लेयर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में घुलते ही नहीं है भाई, दे आर नॉट सॉल्युबल। तो यहां पे याद रखना है, ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर को पोलर घुलेगा, डिसॉल्व्स लाइक। अगर ये बात आप समझ गए तो मामला सेट है। मतलब नॉन पोलर को नॉन पोलर अट्रैक्ट करता है, पोलर को पोलर अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप नॉन पोलर पे हैं तो यानी जितने भी नॉन पोलर हैं, चाहे हेक्सेन हो, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये बेंजीन में आराम से घुल जाते हैं। टोलुइन बेंजीन में घुल जाएगा, लेकिन टोलुइन को पानी में घुल के दिखाओ ना जरा एक बार, नहीं घुलेगा। लेयर अलग अलग बन जाएंगी, पानी के ऊपर तैरेगा क्योंकि डेंसिटी कम होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे हौले हौले समझ में, हौले हौले हो जाएगा याद बच्चों, हौले हौले हो जाएगा याद। तो टेंशन लेनी नहीं है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ जरा एक बार, थर्ड पे आ जाओ जरा एक बार। अगर मैंने सी पॉइंट की बात की, अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अब मैं बात कर रहा हूं लिक्विड के गैस के बारे में। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में, हेनरीज लॉ यहीं पे आएगा। तो देखो, जब लिक्विड के अंदर गैस को डाल रहे हैं, यार एक लिक्विड था मेरे पास, इस लिक्विड के अंदर मैंने गैस को क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। लिक्विड प्लस गैस मिलके क्या बन गया? यहां पे सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन बना दिया सर, ओके। तो यहां पर ये बात तो क्लियर है बिल्कुल कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। देखो यहां पे ये गड़बड़ हो गई, यहां पर देखो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो एंट्रोपी कम हो गई। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि एंट्रोपी इस प्रोसेस को कभी भी फेवर नहीं करती है, क्योंकि यहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। इसका मतलब दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय एंथैल्पी। तो यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब ये ऐसी गैस होनी चाहिए जो इस लिक्विड के अंदर तब घुलेगी जब अट्रैक्शन होगा। मतलब पानी के अंदर अगर आप कोई नॉन पोलर गैस डाल दोगे तो वो घुलेगी ही नहीं। ट्रैप हो सकती है थोड़ी बहुत पीपीएम में, लेकिन घुलेगी नहीं। पानी के अंदर से अमोनिया पास कीजिए, पूरी पूरी घुल जाएगी। लेकिन पानी के अंदर से ऑक्सीजन पास कीजिए, 99.999% बाहर निकल के भाग जाएगी। तो जो 0.001% भी बची है वो क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं? डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। दैट इज ड्यू टू ट्रैपिंग, क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर है ऑक्सीजन का, तो ट्रैप हो जाती है वाटर के अंदर। तो वहां पे डाइपोल के अंदर ट्रैप हो जाती है अट्रैक्शन की वजह से। तो नोट कीजिएगा यहां पर इस कंडीशन में बच्चों, अगर हमारे पास डेल जी नेगेटिव है तो इसका मतलब डेल एच नेगेटिव है। कैसे पता चला सर ये आपको? यहां पे देखो, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है कि, क्या पता है हमें बच्चों? वी नो दैट व्हाट,
हमें क्या पता है बताइए जरा एक बार, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर कोई चीज आपको लग रहा हो सर से जा रही है तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वरना तो बच्चों कोई फायदा नहीं होगा। तो बताइए जरा मुझे एक बार, ये बात बिल्कुल क्लियर है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस है। तो यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर डेल एस नेगेटिव है और डेल जी नेगेटिव है तो इसका मतलब इसे नेगेटिव करने वाला कौन है, ये तो इसे पॉजिटिव कर रहा है। देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई ना। ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वजह से नेगेटिव है, तो याद रखिएगा। और अगर डेल जी हमारे पास पॉजिटिव हो गई तो ये दोनों की वजह से पॉजिटिव है, तो डेल एच की वजह से भी पॉजिटिव है और डेल एच की वजह से भी पॉजिटिव है, दोनों ही इसे पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ड्रिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ड्रिवन, यानी इट इज ड्रिवन बाय एंथैल्पी। ये बात याद रखिएगा, इट इज ड्रिवन बाय एंथैल्पी, यानी पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी। एंट्रोपी तो अपोज कर रही है, क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं चाहेगा कि उसकी एंट्रोपी कम हो जाए। एवरी सिस्टम वांट्स टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी, हायर एंट्रोपी। आप भी रेंडमनेस ज्यादा चाहते हो। अगर आपको एक 4x4 के कमरे में बंद कर दिया जाए, वुड यू लाइक इट? नो, सिंपल। तो 40x40 में ओके कंफर्टेबल है, क्रिकेट खेल सकते हो। 400x400 में आप क्रिकेट क्या, आप कबड्डी खेलो, क्या प्रॉब्लम है? तो यानी जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी वी लाइक इट पीपल, मतलब ह्यूमन नेचर है, हमारे नेचर में ही क्या है, एंट्रोपी मैक्सिमम करना। तो ये एक नेचुरल अर्ज है सबकी, तो आपकी है, मेरी है, सभी की यही है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गैस याद रखिएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फंडा यहां पर भी रहेगा। क्या रहेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब याद रखिएगा वाटर प्लस HCl घुल जाएंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। आप देखो वाटर आपने लिया प्लस अमोनिया लिया, सॉल्यूशन बना देंगे, अमोनिया सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहां पर अगर मैंने क्या लिया, वाटर, और वाटर के साथ एक नॉन पोलर गैस ले ली, वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। नॉन पोलर गैस ले ली, वो थोड़ा बहुत ट्रैप हो जाए तो बात अलग है। अगर इसके अंदर आप नाइट्रोजन डाल दो तो क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। तो ये बात याद रखनी है। ट्रैपिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, यानी एक 10⁻⁶ मिलीलीटर वाटर के अंदर 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन ट्रैप हो सकती है, एक भी नहीं होती है। इसके लिए जो ट्रैपिंग वैल्यू है वो लगभग कितनी है, 0.0016%। इसका मतलब ये आप सोचो जरा एक बार कि कितना 10⁶ ml में ये 0.0016% के आसपास डिसॉल्व होती है, इतना कम है। तो यानी ये पीपीएम में होती है। हाई प्रेशर डाल के जबरदस्ती घुलना चाहो तो घुल सकती है, उसे ही स्क्यूबा डाइवर्स, और वो बाद में बात करेंगे हेनरीज लॉ के टाइम पे। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। यहां से देखिएगा, अभी हमने सॉल्यूशन बता दिया कि लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, उनकी जन्म कुंडली अपन ने खोल के डाल दी। अब बात करेंगे इन लिक्विड सॉल्यूशंस में, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, ये जो हम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये क्या है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होती क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन बला क्या है। बार बार हम बोलते हैं भाई कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, ये कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या होता है। तो यहां से देखो जरा एक बार, आपको खुद समझ में आएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखिएगा दी, आप देखो कितने आराम से आप डेफिनेशन यहां से क्रिएट कर सकते हो। क्या डेफिनेशन है, द रिलेटिव अमाउंट, नोट कीजिएगा क्या, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट को सही से लिख लीजिएगा, सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट मोलालिटी में सॉल्वेंट ही होता है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, इज कॉल्ड व्हाट, बोलिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन, इसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कई टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां से देखिएगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, सबसे पहले आ जाती है परसेंट मास बाय मास,
मास ऊपर भी नीचे भी मास। दूसरी आ जाती है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, W बाई V से डिनोट करते हैं। तीसरी हमारे पास आ जाती है, बेटा ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत आराम से, बिल्कुल इजी पीजी लेके चलना है इसको। तीसरा हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आप देखिएगा कप सिरप के ऊपर आपको बॉटल के ऊपर लिखा होगा कि परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इतना है, इसके अंदर कोई भी जो भी डाला गया है सॉल्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 4 पे आ जाओ। हमारे पास क्या आ जाता है, परसेंट मास बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन, कौन सा जो इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, 5th में हम लोग बात करेंगे मोलैलिटी की। किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी। और 6th में अपन बात करेंगे मोलैरिटी की। किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी की, मोलैरिटी की। तो याद रखिएगा, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को काई या x से डिनोट करते हैं। ये तो आपको नोटेशन ही साफ साफ नजर आ ही रही है। तो जरा बताओ एक बार बच्चे, कितना सर से जा रहा है, कितना समझ में आ रहा है, जरा एक बार तो बोलो, वरना तो मुझे लगेगा कि मैं बस इस कैमरे को पढ़ाए जा रहा हूं जी। कितना समझ में आ रहा है, कैसे आप लोग क्लियरली ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना तो मैं नहीं आगे बढ़ रहा भाई। ठीक है, फटाफट से आप मुझे बताएं कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। यस पीयूष, अभिषेक, कीर्ति, कावेरी अग्रवाल, जल्दी से। इजी है ना बातें बिल्कुल? तो यहां पर देखो, आप लोग समझो तब आगे बढ़ो। अगर कहीं तक अभी कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि यार सर से गया है, दोबारा से बता दीजिए सर एक बार, तो बताया जाएगा आपको। यस 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 बच्चों, फटाफट से ऑल, जल्दी से बताइए फटाफट से। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है? 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि परसेंट मास बाय मास क्या होता है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको कावेरी इस पे थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग, बाकी तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। आपको इससे बड़ा सरप्राइजिंग चीज बता देता हूं, इस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ लिया कि बताइए हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई 2024 में। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चंस होते हैं। कंसंट्रेशन के बारे में बात अपन कर चुके हैं। सबसे पहले पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे आइए। हमने बात की परसेंट मास बाय मास, किसके बारे में बात करेंगे, परसेंट मास बाय मास या वेट बाय वेट, मास बाय मास। इसे डिनोट किससे करते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। आप देखोगे जो आप फर्टिलाइजर्स लेके आते हो मार्केट से, उन सब के ऊपर परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा रहता है। आप देखिएगा परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यूरिया के अंदर नाइट्रोजन लिखा रहता है 46.6%। जो यूरिया के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने व्हाट इज परसेंट बाय मास, परसेंट मास बाय मास। इसे परसेंट बाय मास भी बोल देते हैं। ये होता क्या चीज है, याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ, यहां से बहुत इजी लेके चलिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बहुत इजी है, सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in 100 gram, present in 100 gram of solution, not dissolved, present in 100 gram of solution, present, याद रखिएगा ये डिसॉल्व नहीं, प्रेजेंट। प्रेजेंट ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डिसॉल्व ही है। तो प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द डेफिनेशन। कैसे आ जाएगी डेफिनेशन, परसेंट। आप देखो जरा एक बार, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमारे पास ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमने क्या किया, एक ए डाल दिया, हमने मान लिया एक ए डाला है हमने, और यहां से एक बी डाल दिया है। ए का कितना मास डाल दिया है, डब्ल्यू ए, और बी का कितना मास डाल दिया है, डब्ल्यू बी। तो दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा, चाहे रिएक्शन भी करें तो भी क्या होगा, मास तो कंजर्वेटिव रहना है, हालांकि ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। तो हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ए के लिए कितनी हो जाएगी, हमारे पास डब्ल्यू ए अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए के साथ साथ आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, यही आ जाएगा ना।
दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसे थोड़ा सा फोकस करके देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा है यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये हमें साफ साफ नजर आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बिल्कुल बताइए मुझे जल्दी से, इजी है बिल्कुल। यहां से देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहली बात नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं है इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स। दूसरी बात आप देखो मास क्या टेम्परेचर के साथ कभी बदलता है, नहीं बदलता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। पहला क्या है, नो यूनिट्स, दूसरी चीज क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये दो बातें अगर आपके पल्ले पड़ गई तो मामला सेट है कि ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास कट जाएगा, ऊपर भी ग्राम आएगा नीचे भी ग्राम आएगा। यहां से देख लो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप लिख लो इन ग्राम्स या किलोग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट बाय मास। तो यानी ये यूनिट नहीं रखता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन करते हैं इसका, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। हमारे पास हमने मान लिया यहां पे, बच्चे ध्यान से देखना है, 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम पानी, इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर के अंदर अपन ने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया है इन 100 ग्राम वाटर। तो आपने क्या करना है, फाइंड, आपने करना है क्या बच्चे, फाइंड परसेंट W बाय W यानी परसेंट वेट बाय वेट ऑफ यूरिया, यूरिया के लिए परसेंट वेट बाय वेट निकालिए क्या हो जाएगा, फाइंड परसेंट वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ फटाक से कि क्या आंसर इसका होने वाला है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जरा एक बार कितने बच्चे आप में से सही जवाब दे पाते हैं। मैं इधर भी खोल के आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे अच्छे। चलिए तो यहां पे बताइए जरा एक बार, परसेंट बाय मास ऑफ यूरिया कितना आएगा, आपने आंसर देना है। तो आंसर देख लेते हैं जरा एक बार, मेरे साथ मैच कीजिएगा। अगर आपका आंसर मैच करता है तो देन बल्ले बल्ले। तो हमारे पास आ जाएगा परसेंट W बाय W ऑफ यूरिया, यूरिया के लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात करेंगे वो ऊपर आएगा, बाकी टोटल नीचे आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ यूरिया यानी कितना है हमारे पास 20 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 120 इंटू 100, कितना आ जाएगा दिस। तो आप देखो जरा एक बार, अगर आपने यहाँ पे 120 नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे 120 नहीं किया तो गड़बड़ हो जानी है। तो मैं इसे अलग से लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W यूरिया, नीचे क्या आएगा W यूरिया प्लस W वाटर, ये आ जाएगा। अब देखो जरा एक बार हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 20 अपॉन 20 प्लस 100 यानी 120 और इंटू 100 दैट इज। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दिस, ये आ गया यहां से सीधे 6, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग, कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना, 16.67 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, यही आएगा ना शायद। चेक कीजिएगा जरा एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बताइए मुझे 20% नहीं, कावेरी गलत कर दिया आपने। आपने क्या किया, देखो पानी को जोड़ना है ना, पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, पानी के अंदर है, थोड़ा सा गलती कर दी आपने। तो नोट कीजिएगा, देखो यहाँ पे यूरिया कितना है बेटे, यूरिया हमारे पास कितना है बाबू जल्दी से बताओ, यूरिया हमारे पास है 20 ग्राम, ये हमारे पास 20 ग्राम है, ये हमारे पास कितना है 100 ग्राम। तो डिनोमिनेटर में तो 120 आएगा ना, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 120 आएगा, तो 16.67% आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं ये आपके मार्क्स को ना खा जाती है, ये मार्क्स को खाने वाली चीजें हैं, सिली मिस्टेक्स हैं ये। तो यहां पर देखो कितने आराम से आप लोग कर सकते हो चीजें, बहुत इजी है प्रोवाइडेड आप अप्लाई सही से करो। यहां पे टोटल मास लेना है ना, यहां पे क्या लेना है आपने, टोटल मास लेना था। तो बताइए जरा एक बार
कैसा लगा? तो ये इजी है बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, नीचे क्या आएगा, टोटल मास इनटू 100, दैट विल बी मास परसेंट। तो सिंपल सिंपल बिल्कुल सही खेले हैं अपन। चलो जी फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगर सही खेले हैं तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बात करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आ जाते हैं, बात करेंगे परसेंट मास बाय वॉल्यूम। क्या किसकी बात करेंगे, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। किसकी बात करेंगे, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। किससे डिनोट करते हैं इसे, परसेंट डब्ल्यू बाय वी। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, बाय डेफिनेशन देखिएगा एक बार, अगर आप डेफिनेशन सही से पढ़ेंगे गलतियां नहीं होंगी। डेफिनेशन ही अगर आपने गलत पढ़ ली, डेफिनेशन ही नहीं पता, तो फिर तो पंगा ही हो जाएगा। तो यहां पर देखो परसेंट मास बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इट, यहां पर देखिएगा परसेंट मास बाय वॉल्यूम में बेटा बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर मास आएगा, नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा। तो द अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, of solute, amount of solute present in grams, in grams, ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट है ये याद रखिएगा, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट है क्या बच्चों, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, याद रखिएगा, इज कॉल्ड परसेंट मास बाय वॉल्यूम। इसे परसेंट मास बाय वॉल्यूम कहते हैं। चलिए देख लेते हैं जरा परसेंट मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास। सपोज हमने एक कंटेनर लिया है, वापस से वही एक्सपेरिमेंट फ्रेम करते हैं। देखो जरा एक बार, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहां पर हमने डाल दिया WA, यहां पर हमने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट को मैं क्या मान के चलूंगा, आप कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं B मान के चल रहा हूं। मैंने मान लिया, मैंने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ये लिया मैंने सॉल्वेंट A, ठीक है, सॉल्वेंट A लिया। यहां पर टोटल सॉल्यूशन कितना बना दिया, हमें पता चला यहां पे टोटल सॉल्यूशन कितना है, VML है। कितना है, VML सॉल्यूशन है। कितना है, VML सॉल्यूशन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल है, दिस इज V टोटल, ये V टोटल है। क्लियर है, टोटल वॉल्यूम कितना है, VML सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसको मिला के सारा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट W बाय V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, W सॉल्यूट क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यहां से आ जाएगा हमारे पास W सॉल्यूट, क्या आ जाएगा, W सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहां पे क्या आ जाएगा, इनटू 100, क्योंकि पर 100 ml लेना है। तो पर 100 ml मतलब VML में इतना है तो 100 में कितना होगा, सिंपल सा फंडा, यूनिटरी मेथड लगाना है अपन ने। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज परसेंट मास बाय वॉल्यूम। क्या ये यूनिट वाला है, बिल्कुल, इसकी यूनिट्स आपको साफ साफ नजर आ रही है कि यूनिट्स है। तो यहां पे याद रखिएगा ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर है बात बिल्कुल। तो यहां पर देख लो परसेंट W बाय V, यहां से हमें समझ में आ गया कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये इस तरह से ही आप पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। और यहां पर देखिए, सपोज हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। यहां पर क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं इसे, क्वेश्चन के थ्रू। सपोज हमने क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इजी लगेगा। कैसे, सपोज 10 ग्राम ऑफ C2H5OH, C2H5OH is dissolved in water, dissolved in water to obtain, देखिएगा इस बार हमने वाटर का वॉल्यूम नहीं दिया है, obtain कितना, 250 ml, 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन हमने बना लिया है। फाइंड परसेंट बाय वॉल्यूम, फाइंड परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH का परसेंट मास बाय वॉल्यूम निकाल के बताइए। निकाल लेते हैं, चलो लेट्स डू इट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट W बाय V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास WB
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, WB का मतलब यहां पे देखिएगा B का मतलब सॉल्यूट से है, मैंने माना है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप यहां पे B की जगह हाथी रख लो, लेकिन याद रखना है सॉल्यूट को आप हाथी बोल रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना है, ABCD दीज आर, ये मैंने क्या आपके फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये एज्यूम किया है, प्रिज्यूम किया और कुछ नहीं है। तो यहां पे इंटू क्या आ जाएगा 100, रखो वैल्यू, यहां पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 10 ग्राम है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 इंटू 100। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया 1000 अपॉन 250 दैट इज 4। तो ये आ गया 4%, कितना आ जाएगा 4%। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 4% है। इसका मतलब 4% का मतलब क्या है कि एवरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स और वुड कंटेन 4 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। एवरी 100 ml चंक वुड कंटेन 4 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। मतलब अगर आप 100 ml लेके चल रहे हो सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर आपको कम से कम कितना, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, ये फिक्स डी है, ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या ही बात करें, तो ये 4 ग्राम आपको इथाइल अल्कोहल देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। इजी है बिल्कुल, किसी को कोई डाउट, एक क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे, चलिए अभी दूंगा मैं क्वेश्चन आपको। अब यहां पर नोटी नोटी पे आ जाओ, अब यहां पर आप आ जाओ नोटी नोटी पे। नोटी नोटी में देखिएगा जरा एक बार, आप नोटी नोटी में थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको खुद समझ में आएगा। यहां से देखिए जरा एक बार, और मजा आए तो मुझे सूचित करना कि हाँ सर मजा आया इसमें। यहां पे हमें पता है परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है WB अपॉन W टोटल, W सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया हमारे पास। हमें पता है W/V इज इक्वल टू यानी मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास WB, B फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट। ये मैं मान रहा हूं, आप XY मान सकते हैं, ABCD जो आपको कंफर्टेबल लगे। यहां पे याद रखिएगा नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इजी पीजी है। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो यहां पे आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। हमने क्या किया, हमने यहां पर डूइंग 2/1, हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा परसेंट W/V अपॉन परसेंट W/W यानी मास बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, WB कट जाएगा, हमें ये भी नजर आ रहा है। ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर आप ध्यान से देखोगे ऊपर क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई, क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नोट करो जरा एक बार, परसेंट W यानी मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाता है परसेंट मास बाय मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें आएगी, ग्राम पर मिलीलीटर में। ये आप लोगों के लिए गोल्डन रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके काम आएगा, तो नोट कर लेना है। देखो कितने आराम से आप लोग ऐसे सॉल्यूशंस को टैकल कर सकते हैं। बताइए जरा एक बार जल्दी से बताओ कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से सबको बिल्कुल क्लियर चीजें, कहीं किसी तरह की कोई आपत्ति हो, कोई दुविधा हो, कोई शंका हो तो बताइएगा, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। तो यहां पर छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करेंगे। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा परसेंट W/W, परसेंट W/V, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने एक बार नोट कर ली हैं। तो यहां से अब हमारा रास्ता आगे की तरफ निकल जाता है। चलिएगा तो देखते हैं, जरा एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। मतलब अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये निकल आएगा, ये दिया हुआ है तो ये निकल आएगा। एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आप देखो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में देखिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में आपको ये मिल जाएगा। एक्सरसाइज में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये लगातार पूछा जा रहा है जेईई मेन में, आपको
ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एडवांस के लेवल की ये चीज नहीं है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, बात कर लेते हैं सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 3 की, सी नहीं 3, कॉन्सेंट्रेशन नंबर 3। तो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो यानी ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसे कैसे डिनोट करेंगे? V बाई वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V बाई वी। ऊपर भी वॉल्यूम आएगा, नीचे टोटल आएगा, इंटू 100 आएगा। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में यहां पर द वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ले लीजिए, सॉल्यूट इन ml, हम मिलीलीटर में लेके चल रहे हैं, आप लीटर में लोगे तो नीचे भी लीटर लोगे, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर जितना सॉल्यूट की वॉल्यूम होगी, लिक्विड है अगर या गैस है, तो उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहली बात याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात, अगर यहां पर मैं ध्यान से देखना, ये आप लोगों के लिए क्या है? अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहां पर अगर मैं इसके अंदर VA डाल दूं, A का वॉल्यूम, और यहां पर मैंने VB डाल दिया, B का वॉल्यूम, VB, यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा VA प्लस VB, जुड़ जाएंगे ये VA प्लस VB। हम तो आइडियली मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, तो VA प्लस VB होगा टेक्निकली। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? परसेंट V बाई V, किसके लिए? ऑफ B, कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस विल बी VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। बोलो जरा एक बार जोर से बोलो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंट V बाई V इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों की यूनिट सेम रखनी है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। अब देखो जरा बच्चों, सोचो जरा, अगर बात समझ में आए तो मुझसे पूछने की फिर जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। यहां पर बताओ जरा एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? सबसे पहली बात, कोई यूनिट नहीं होगी, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। दूसरी बात याद रखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बताइए मुझे जल्दी से कि बात बिल्कुल क्लियर हो, अगर तो एक बार जल्दी से बोल डालो कि सर बात तो समझ में आ गई है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत आसान सी चीज है, लेकिन समझने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत आसान है। इट इज रियली वेरी इजी। एग्जांपल देता हूं इसका मैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? 20 मिलीलीटर ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, इज मिक्स्ड विद कुछ भी ले लेते हैं, 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर, फाइंड परसेंट V बाय V। तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्वेंट का नहीं। तो परसेंट V बाय V क्या होगा? तो यहां से देख लेते हैं जरा एक बार, क्या हो जाएगा? निकालो जरा इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। रखो वैल्यू, वैल्यू रखो। सॉल्यूट क्या है हमारे पास? ये रहा 20 अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 20 प्लस यहां पर देखो ये 150, तो यहां से आ गया हमारे पास 20 अपॉन 170। 20 अपॉन 170 का मतलब 2/17। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आ रही है निकाल के देख लो आप। तो ये हमारे पास इंटू 100 भी तो करेंगे, इंटू 100 भी करेंगे, तो ये इंटू 100 भी करना है, याद रखिएगा, इंटू 100 भी करना है।
तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी दी वैल्यू। तो आप निकाल के देखो जरा एक बार। तो अगर मैं इसे 0.17 मान लूं, 0.17 मान लूं, तो ये 0.2 से तो छोटा ही है, 0.17 है, 0.2 से छोटा है, 0.17 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10, 11 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो आप सीधे सीधे 11, 12 के आसपास वैल्यू निकाल सकते हो। 200 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11, 11 पॉइंट समथिंग, 11.6 के आसपास। कितना आ जाएगा, 11.6 के आसपास कुछ आंसर आएगा। निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, या कैलकुलेटर यूज मत करना, सीधे निकालो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 17 है, हाँ, तो यहां से आ जाता है 170 प्लस 30, हाँ 1.7 ही आएगा, 11.7 आएगा इनफैक्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बात बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज आप जल्दी से मुझे बताएं। यस कावेरी, यस पीयूष, अभिनव, और कौन है ये, क्या नाम रखा है भाई, चलिए बताइए जल्दी से बेटा। क्लियर है ना बात बिल्कुल? कोई डाउट है तो प्लीज मेरे साथ एक बार शेयर करें कि सर यहां तक जो भी पढ़ा हमने, शुरुआत का थोड़ा सा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का था, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर बिल्कुल सबको? क्लियर 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 क्लियर, अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में, तो चलिए टीचर चैट रूम में देख लेते हैं जरा कौन कौन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो अब बात करेंगे किसकी, मोल फ्रैक्शन की। किसके बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है काफी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मोल फ्रैक्शन, तो याद रखिएगा अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4 की, विच इज मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, FRACTION, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से या एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है? मोल फ्रैक्शन देखिएगा नाम से पता चल रहा है, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है बेटा, फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो होता है। सबको मालूम है फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, रेशियो है। फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो है। तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है फ्रैक्शन का मतलब ही सर रेशियो है। तो यहां पर देखो, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। याद रखिएगा, द रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। कंपोनेंट यानी बहुत ढेर सारे हैं सॉल्यूट, उनमें से कोई भी एक पकड़ लीजिए। टू कंपोनेंट टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है, इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसे ही मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स मोल फ्रैक्शन क्या कहा जाता है, मोल, मोल फ्रैक्शन। मोल मतलब आपको दिख रहा है साफ साफ, मोल का मतलब मोल, फ्रैक्शन का मतलब ही पता है हमें रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, रेशियो। भाई फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो से होता है। क्लियर है ना बात बिल्कुल? अब देखो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ऐसा तो होता ही नहीं है कि जो पढ़ाया जाए आपको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल है क्या? डालो जरा इसमें वापस से। ये हमने मान लिया, हमने ए डिसॉल्व कर दिया यहां पे, ये हमने मान लिया यहां पे हमने बी डिसॉल्व कर दिया। ए डिसॉल्व किया, बी डिसॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए है, बी है। मैंने मान लिया इसके मोल्स ए एन ने डाले हैं, इसके मोल्स कितने डाले हैं, एन बी। तो यहां पे हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, एन टोटल कितने हो जाएंगे, बताओ जरा एक बार, सोचो 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 सारे नन्हे मुन्ने गुड्डूज एंड गुड़ियाज। एन टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, इजी पीजी बात है बिल्कुल। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो भी टोटल है,
इंटू, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना, यहां पे इंटू 100 नहीं करना है, ये परसेंटेज नहीं है तो इंटू कुछ नहीं आएगा। कभी आप ये इंटू की आदत पीछे से 3 से पढ़ गई हो नहीं, तो यहां पे याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे देखो, अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो बच्चों, तो मेरे पास ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी Na प्लस Nb। इजी पीजी बात है। अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कितना आ जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है ना। अब देखो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है इन दो इक्वेशन से बच्चों, क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि हमारे पास काय ए यानी एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपॉन Nb। दिख रहा है ना, ये हमें पहला पता चल गया, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आप देखो यहीं से बी, दूसरा पॉइंट जो इसमें से टेक अवे है क्या है, दोनों को जोड़ के देखो 1 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास Na प्लस Nb, और नीचे भी क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज 1। तो ये हमें पता चल गया कि ये 1 होता है, यानी समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, सीधे सीधे आप बोल सकते हो समेशन ऑफ I 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। ये बात तो आप सीधे सीधे पल्लू में गांठ बांध लो, कितने भी कंपोनेंट हो, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स ई प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी जोड़ने हैं जोड़ो, सबका समेशन क्या आएगा, यूनिटी आएगा, यानी सिंगल आएगा, 1 आएगा। इजी है बात, बिल्कुल समझ गए हो। तो मुझे बता दो कि सर बिल्कुल परफेक्टली चीजें समझ में आ चुकी हैं, परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करेंगे इसके आगे की, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ए और बी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी आपको नोट कर लेना है बच्चों। इसमें सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ब्लू से लिख देते हैं। याद रखिएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू 1। लेसर देन कब होगा, जब मिक्सचर होगा तो लेसर देन रहेगा, और इक्वल टू 1 कब होगा, इक्वल कब आएगा, जब प्योर होगा। प्योर होगा तो इसका मतलब जो भी मोल्स हैं वो उसी के हुए ना। तो याद रखना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कभी भी 1 नहीं हो सकता। अगर 1 हो गया तो प्योर सब्सटेंस हो जाता है। अगर कभी हमारे पास इफ हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, यानी ये मिक्सचर नहीं है, प्योर सब्सटेंस आ गया। इट इज नॉट अ मिक्सचर, ये क्या आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस। समझ गए ना, यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। यू कैन नॉट कॉल इट अ मिक्सचर देन। इजी है बात बिल्कुल। तो ये छोटी बात है, समझ लीजिएगा इसे। तो आप इसे मिक्सचर नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलोगे आप, प्योर सब्सटेंस बोलोगे। तो मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके मोल ऊपर भी उसी के हैं नीचे भी उसी के हैं, तो कट के 1 आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। इस पे तो क्वेश्चंस एक से ज्यादा करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। यहां से सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 मोल्स ऑफ O2 एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन are mixed. Find mole fraction of each. Find mole fraction of each component. Mole fraction निकालेंगे each component, हर component का fraction of each, सबका mole fraction निकालिए। Find mole fraction of each। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, जल्दी से बताइए। यहां से हमारे पास आ जाएगा find mole fraction of each of the component। तो यहां से आ जाएगा 3 मोल्स, तो ये N2 के हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा एक बार फटाफट से। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालो, कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2 कितने हैं हमारे पास, 3 अपॉन टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। एन टोटल कितने हैं बच्चों, निकालो जरा एक बार। एन टोटल है 3 + 4 + 6 दैट इज 13। तो यहां पे आ जाएगा 3/13। XO2 हमारे पास आ जाएगा 4/13। H2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6/13। आप देखो जरा एक बार, तो इजी पीजी बात है बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि बच्चों मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो ये बात याद रखिएगा
कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। इजी है, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स वेयर एवर मोल फ्रैक्शन, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आसान बात है, तो मुझे बता दो जल्दी से कि सर आसान बात है, बिल्कुल बिल्कुल इजी पीजी 11 स्क्विजी हो गया। चलो जी नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मास देके मोल फ्रैक्शन निकलवाया जाए तो क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर मास देके मोल फ्रैक्शन निकलवाया जाए तो क्या करेंगे, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड XO2। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। मास को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, स्टैंडर्ड आप याद रखिएगा, मोल्स में कन्वर्ट करोगे और मोल से क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकलेगा। यानी ये 2 स्टेप का प्रोसेस हो जाएगा। कभी आप सीधे मास से मास को डिवाइड कर दो, इससे मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो मास दिया गया है हमें मास दिया गया है हाइड्रोजन का, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, कितने आ जाएंगे 10/2 दैट इज 5। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो जरा, कितने आ जाएंगे बताओ जरा एक बार फटाफट से, सट्टासट, यस खटाखट, कितने आ जाएंगे, खटाखट तो पॉलिटिकल टर्म हो गई आजकल। ये हो जाएगा 64/32। तो कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 2। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 5 + 2 दैट इज 2/7। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इजी पीजी अगर लग रहा है तो मुझे बताओ जल्दी से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, आसान है बात बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शक या सुबह अगर है तो मेरे साथ जल्दी से बताइए कि सर यहां पर मुझे इसमें ये दिक्कत थी, ये परेशानी थी, ये इश्यू था। कोई दिक्कत नहीं कहीं दूर दूर तक भी। चलो जी आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोगों ने करके आना है, बहुत स्लो चल रहे हैं अपन, तो यहां के आगे की चीजें आपको कल पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मचाते रहो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। तो कल हम फिर पढ़ेंगे, फिर बात